हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 600 पिको फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 600 पिको फैरेड है। ठीक है, 600 पिको फैरेड है। ठीक है, इसको चार्ज किया गया है किससे, 600 वोल्टेज सप्लाई से चार्ज किया गया है। 200 वोल्टेज सप्लाई से चार्ज किया गया। उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ा गया जिसका कैपेसिटेंस 600 पिको फैरेड ही है। तो पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस के टाइम पे, इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो पहले हम पहले वाले केस में एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी कितना आता है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, हाफ C कितना था, 600 पिको फैरेड है तो 10⁻12 इंटू वोल्टेज का स्क्वायर है तो 200 इंटू 200। 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 100। अच्छा, जीरो, सारे जीरो को सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे टोटल 6 जीरो है तो ये 6 पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, इसको इवन एनर्जी कह देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहा कि जो ये कैपेसिटर था इसको एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। तो जोड़ देते हैं, ये था दूसरा कैपेसिटर, उसका भी कैपेसिटेंस कितना है, सेम है, ये 600 पिको फैरेड है। दूसरा वाला भी कितना है, 600 पिको फैरेड। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के टाइम पे कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए पहले हमें टोटल कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। दोनों के दोनों कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा सीरीज में, 1/C इज इक्वल टू 1/600 प्लस 1/600। इसको सॉल्व करते हैं, C1 लिख लेते हैं इसे। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 300 पिको फैरेड। 300 पिको फैरेड का मतलब होता है 300 इंटू 10⁻12 फैरेड। ठीक है, तो इसको 3 इंटू 10⁻10 फैरेड लिख देते हैं। ठीक है, अब नई जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, नई एनर्जी आ गई हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻10 इंटू V कितना, पोटेंशियल सेम है 200 इंटू 200। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 100। फिर से सेम, इसमें भी जीरो कैंसिल कर देते हैं, जितने भी जीरो कट सकते हैं उतने जीरो को काट देते हैं। तो कितने जीरो कट रहे हैं, 1 2 3 4, और ये यहां से 4 काटेंगे तो 6 इंटू ⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी हो जाएगी, जो नई एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब पूछा है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो एनर्जी का लॉस कितना होगा, E1 माइनस E2। E1 कितना था, 12 इंटू 10⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा हमें 6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, 6 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। ठीक है, एक चार्ज है जो कि कितना है, 8 मिली कूलम का है, ओरिजिन पे है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁻9 कूलम फ्रॉम पॉइंट 0,0,3 टू 0,4,0। ठीक है, तो पहले एक्सेस सिस्टम बना लेते हैं। ये हमने एक्सेस सिस्टम बना लिया ये। ठीक है, इसको एक्स एक्सेस कह देते हैं, इसको वाई एक्सेस कह देते हैं और इसको जेड एक्सेस कह देते हैं। ठीक है, यहां ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है, ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैं क्यू कह देता हूं। ठीक है, ये है क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 मिली कूलम। ठीक है, मतलब 8 इंटू 10⁻³ कूलम।
ठीक। अच्छा, एक दूसरा चार्ज है जो कि -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम का है, और वो कहां पे, पॉइंट ए पे, जो कि है 0,0,3। तो ये मान लेते हैं ये हो गया वो पॉइंट 0,0,3। यहां पे इसको Q0 को मान लेते हैं, और Q0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। अब इसको इस पॉइंट से मूव करवा के ले जा रहे हैं 0,4,0, मतलब y एक्सिस के पास में 0,4,0। ठीक है, वया पॉइंट R, मतलब R पॉइंट से होते हुए। ठीक है, ये पॉइंट था P, ये पॉइंट है Q, तो R पॉइंट है 0,6,9, मतलब ये y एक्सिस और z एक्सिस गिवन है, मतलब XY प्लेन, YZ प्लेन पे होगा, और मान लेते हैं ये वो हो गया वो पॉइंट 0,6,9। अब जो ये चार्ज था Q0, इसको पहले यहां से इस पॉइंट तक ले गए, R पॉइंट तक, फिर R पॉइंट से लेके गए Q पॉइंट तक। अब पूछ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ। तो ध्यान रखना, कभी भी वर्क डन हम कभी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो निकालते हैं, वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट होता है, किस पाथ को फॉलो करता है उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो हमें ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ये किस रास्ते से गया, किसी भी रास्ते से जाए इनिशियल पॉइंट यही आएगा और फाइनल पॉइंट यही आएगा। तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के हिसाब से सोचना है। ठीक है, अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के हिसाब से कैसे सोचते हैं, जरा देखिए। जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इस चार्ज की वजह से Q अपॉन, अच्छा डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे 0,0,3 गिवन है, जिसका मतलब z एक्सिस पे कितना डिस्टेंस गया, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻⁻²। सेम इसी तरीके से पॉइंट Q पे कितना होगा, पॉइंट Q पे होगा 1/4πε0 Q अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻²। ध्यान रखना, किस पाथ को फॉलो कर रहा है उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। किस चीज पे डिपेंडेंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, यहां पे अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या मिलेगा हमें, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की वैल्यू हमें पता है कितनी है, कौन सा है, Q0 की वैल्यू कितने गिवन है, Q0 की वैल्यू गिवन है -2 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम लिखेंगे 1/4πε0 Q बाई जो दूसरा पॉइंट था जिस पे गया है 4 इंटू 10⁻⁻² माइनस 1/4πε0 Q, और जिस पॉइंट से गया 3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इनमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, जितने भी टर्म्स कॉमन हैं। तो -2 इंटू 10⁻⁹, ये Q बाहर आ जाएगा, और अपॉन वाला बाहर आ जाएगा 4πε0। अच्छा, और इंटू 10⁻² भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, खाली 1/4 माइनस 1/3 ये मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई, वैल्यूज पुट करके अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, -2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में 10⁻⁻2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/12 ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं। इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.2 जूल। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, बाकी कैलकुलेशन वाला आप करिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइड बी, एक क्यूब है जिसकी साइड बी है, हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। एक क्यूब है जिसका साइड कितना है, बी है, और हर वर्टिसेस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर। ठीक है, तो मान लेते हैं क्यूब है, ये क्यूब है मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो साइड गिवन है, साइड है बी। अब इसके सेंटर पे पूछा गया पोटेंशियल, यहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां पे भी चार्ज क्यू है, यहां पे भी चार्ज क्यू है, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू। ठीक है, तो सबकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो सबकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा देखते हैं। अब देखो, पहले तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें एक चार्ज से सेंटर तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो एक चार्ज से सेंटर तक की दूरी कैसे मिलती है, तो देखो क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब ये होता है बेटा √3b। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, √3b। अच्छा, चार्ज से सेंटर तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल यहां से आ रहा है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक है डायगोनल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है डायगोनल। ठीक है, तो चार्ज से सेंटर तक की दूरी कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं इसे ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो ओ ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जाएगा √3/2b। एक चार्ज से सेंटर तक की दूरी ये, और सबके सब क्यूब पे रखे हुए हैं, तो सभी से सेंटर की दूरी सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा, अभी जो सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है। ठीक है, सबकी वैल्यू सेम है, सबका सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो सबकी वजह से सेंटर पे क्या आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस सेम है और सभी का नेचर भी सेम है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी नेट वो मिलेगा 8 टाइम्स ऑफ वी। मतलब एक चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होगा उसका 8 टाइम्स। क्यों, क्योंकि टोटल चार्जेस 8 गिवन है। ठीक है, 8। अच्छा, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0। क्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, क्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, क्यू के टर्म्स में लिखना है, क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, √3/2b। ये हो जाएगा। ठीक है, तो और करते हैं जरा, इसे सिंप्लीफाई काटते हैं। तो ये कट गया, 2 आएगा, ये काटेंगे 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4q अपॉन यहां पे बचा √3πε0b। तो सेंटर पे जो टोटल पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, इतना। ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आसान है। कैसे आसान है, मान लेते हैं ये वही क्यूब है, इसके सेंटर पे हमने चार्ज रखा हुआ है, ये एक सॉरी सेंटर पे पॉइंट रखा हुआ था और इन कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। अब देखो क्या होगा, अब इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, और जो ये सेंटर है वो सिमेट्रिकल पॉइंट है, मतलब सभी चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो सभी चार्जेस की वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा सेम, लेकिन डायरेक्शंस कैसे आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट आएंगे। इसको समझने के लिए मैं इसका एक स्क्वायर का एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको कि ये स्क्वायर है, ये इसका सेंटर है, ये चार्जेस यहां पे रखे हुए हैं कुछ। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर आएगा, इस दूसरे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। तो इन सब की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। जैसे इस वाले केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, उसी तरीके से क्यूब के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा।
ठीक है।